मंतशा 2 मिनट वेट कीजिए अभी, ठीक है? वो मैं मैसेज किया है कि मैं 2 मिनट में ज्वाइन करता हूँ। वो आप 2 मिनट के बाद आ सकती हैं। ओके सर। कहाँ चले जाते हो कहना? एक क्लास के बाद तुरंत? क्या सर? कहाँ चले जाते हैं क्लास के बाद फौरन? ऐसे ही। वालिद साहब से कोई बात हुई है आपकी किसी सिलसिले में? जी, बता रहे थे। एडमिशन को लेकर के? जी। तो क्या इरादा है आपका? अभी मार्क्स आएंगे तभी ही बात कर रहे हैं, तब बेहतर रहेगा। 12th के बाद? हाँ। क्योंकि अभी कोई फायदा नहीं है बात करके, अभी अगर मुझे मार्क्स भी नहीं आए। मार्क्स क्यों नहीं आएंगे? पहले से सोच लोगे तो बिल्कुल नहीं आएंगे। नहीं, मैं बस बता रहा हूँ। अल्लाह ना करे। इंशाल्लाह। चलिए, हम फिजिक्स स्टार्ट करते हैं जब अपनी। जब मेरी रिजल्ट्स वीडियो। आ जाएंगे तो आराम से बात करेंगे। अच्छा अच्छा अच्छा। लेकिन अप्लाई पहले करना पड़ेगा, पता है? ये अभी जो एग्जाम रहेगा, यस। जो भी आपको एग्जाम्स देने हैं उनके लिए अप्लाई तो पहले ही करना पड़ेगा। जी, मुझे 400 किलोमीटर जाना पड़ेगा यहाँ से। जेई के लिए? हाँ, रियाद में। अच्छा। 400 किलोमीटर तो ज्यादा दूर नहीं है। कितनी देर लगती है पहुंचने में? 4 घंटा। जब आप, पता है इंडिया में 400 किलोमीटर जाने में कितना टाइम लगता है? एक दिन से ज्यादा शायद, या एक दिन। जी। 10 घंटे लग जाएंगे आराम से। ट्रेन से थोड़ा कम लगता है। वो डिपेंड करता है ट्रेन कौन सी ले रहे हैं आप। मंतशा आप आ गई हैं बेटा? यस सर। ओके। मैं अगर वीडियो ऑफ रखूँ कोई दिक्कत तो नहीं है? नो सर, वो एक मुझे डाउट था वो ईएमआई में। जी बताइए। ये जो लेंस लॉ पे जो क्वेश्चंस है, जैसे कि लूप वाले जो क्वेश्चंस है, हम्म। जो टेक्स्ट बुक के हैं, तो फिर उसमें कोई कोई चीज़ों को मुझे याद रखना है। जी। वो याद रखना पड़ेगा तो आपको। अच्छा। हम्म। जैसे थियोरेटिकल क्वेश्चन आएगा तो आपको थ्योरी ही अप्लाई करनी पड़ेगी उसको। और अगर न्यूमेरिकल टाइप आंसर आएगा तो वो तो देखो सिंपल फार्मूले, 4-5 फार्मूले उस चैप्टर में। अगर आप चाहेंगे आप लोग तो मैं आपको इंडिविजुअल चैप्टर वाइज जो फार्मूले उस चैप्टर में रिक्वायर्ड है उनकी आपको पीडीएफ सेंड कर सकता हूँ। जी, आप वो भेज दीजिए। और फिर मैंने आपको एक एक और पिक्चर भेजी थी ना, वो रोटेशनल ईएमएफ पे दो वो और मैं। फॉर्मूलाज थे वो। अच्छा। आ, एक सेकेंड। जैसे कि जैसे हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर होता है ना, तो फिर उसको उसका एक और फॉर्मूला है जो मैग्नेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। हाँ हाँ हाँ, है। दरअसल एक तो शायद लेक्चर अपलोड करने से रह गए। वो मैं कर दूंगा, कल तक कर दूंगा। जरा पर फिर ये रे ऑप्टिक्स का भी करेंगे क्या? किसका? रे ऑप्टिक्स मैं रिवाइज कर सकता हूँ फिर। छूट गया क्या आपका?
मुझे पीछे का याद नहीं है, तो मुझे देखना पड़ेगा एक और बार। तो नोट्स तो होंगे ना आप पर? नोट्स हैं, पर लेक्चर के साथ देखूंगा तो बेहतर रहेगा। लेक्चर के साथ मत देखना, नोट्स देखना है ना। फिर इतना ज्यादा हाई फाई हमने नहीं पढ़ा है इसमें अभी तक। बस डेरिवेशन जो की है अच्छा। ना पिछली क्लास में 3 दिन, ये जी। मंतशा हमारे डेरिवेशन पूरे हो चुके हैं ना, तीनों। कॉनकेव के लिए दोनों, और कॉन्वेक्स के लिए ये रह गया है। सर मिरर फॉर्मूला भी है। हाँ, मिरर फार्मूला तीनों 3 बार करा दिया ना मैंने आपको। यस सर, यस सर। ठीक है। तो देखिए, हम जो पढ़ रहे थे चैप्टर का नाम, उसमें मैंने आपको सबसे पहले हेडिंग डाली थी रिफ्लेक्शन। तो अगर आपको याद हो रिफ्लेक्शन क्या होता है, मैंने बताया था कि जब आप किसी भी सरफेस पर लाइट डालते हैं और लाइट उसी मीडियम में टकरा के वापस आ जाती है, तो उस फिनोमेना को आप बोलते हैं रिफ्लेक्शन। ये लाइट आ रही है और ये टकरा कर ऐसे चली जाएगी। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, दिस इज एन इमेजिनरी लाइन विच इज कॉल्ड नॉर्मल। अब हम अपने सेकंड फिनोमेना की तरफ मूव करते हैं, फिनोमेना नंबर 2, जिसको आप बोलते हैं रिफ्रैक्शन। कभी देखा है रिफ्रैक्शन होते हुए? पानी में। हर एक मीडियम चेंज में होता है, ठीक है। रिफ्रैक्शन होता क्या है, पहले हम इसको लिखते हैं, उसके बाद समझेंगे क्या होता है। तो इसको लिखते हैं हम, द चेंज इन द पाथ ऑफ द लाइट व्हेन इट ट्रैवल, व्हेन इट ट्रैवल फ्रॉम वन मीडियम टू द अदर मीडियम। तो हमने जो डिफाइन किया है ना इसको, वो रिफ्लेक्शन से रिलेट करके डिफाइन किया है। रिफ्लेक्शन में जब आप लाइट की बात करते हैं और वो सेम मीडियम में वापस आ जाती है, तो उसको रिफ्लेक्शन बोला जाता है। और यहाँ पर है रिफ्रैक्शन, यानी एफ आ रहा है। तो रिफ्रैक्शन में क्या होता है, जैसे कि आपके पास ये एक बाउंड्री लाइन है। बाउंड्री लाइन किसकी है, इसके ऊपर एक मीडियम है जिसको आप बोलेंगे मीडियम नंबर 1, और नीचे इसके है एक और मीडियम जिसको आप बोलेंगे मीडियम नंबर 2। तो यहाँ पर क्या होगा, आपने लाइट डाली, ये लाइट आई, अज्यूम कर लो ऊपर जो मीडियम है वो है एयर, और नीचे जो मीडियम है वो है वाटर, ठीक है। तो आप इसको चेक भी करके देख सकते हो। आप एक काम कीजिएगा, एक ग्लास पानी का लीजिएगा, ठीक है। उसके अंदर आप वाटर फिल कर दीजिएगा यहाँ तक, कहीं तक भी कर सकते हैं वैसे आप। और एक जो लेजर लाइट होती है, उसको एक फिक्स एंगल पे लग करके डालिएगा यहाँ से लाइट को। तो जब ग्लास नहीं होगा, तब देखना कि लाइट किस पॉइंट पे पड़ रही है। मान लो ये वॉल है और ये लाइट जा रही है, तो ग्लास नहीं होगा तो लाइट ऐसे आएगी और यहाँ गिरेगी। कहीं से ही पास कर सकते हो आप, यहाँ से पानी से पास होनी चाहिए, बिना ग्लास के यहाँ आ रही है। लेकिन जब आपका ग्लास आ जाएगा ना, तो आप देखना कि लाइट ऐसे आएगी, लाइट बैंड कर जाएगी, फिर लाइट और बैंड कर जाएगी। बेसिकली टॉर्च फिक्स रखना अपनी, ये टॉर्च फिक्स रखना। तो आपको दिखेगा कि पानी में आने की वजह से क्या होगा। ये मैंने उल्टा बना दिया, मैं नीचे से बनाता हूँ इसको। इसके बिल्कुल बगल से ले जानी है लाइट आप, यही मतलब सेम इसी जगह पे लाइट डालना, लाइट चेंज मत करना पोजीशन।
लाइट ऐसे आएगी, यहाँ आने के बाद लाइट थोड़ी बैंड कर जाएगी आपकी, और फिर थोड़ी और बैंड कर जाएगी। लेकिन आपको दिखेगा कि पहले ऊपर पड़ रही थी पॉइंट ए पर, बाद में पड़ेगी पॉइंट बी पर। तो इसके पाथ अपनी पाथ से भटक जाएगी। क्यों? क्योंकि बीच में एक मीडियम इंट्रोड्यूस हो जाएगा। तो ये आपके पास मीडियम वन था, एयर। ये लाइट आई, जिस पॉइंट पर ये कटती है ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। और यहाँ पे लाइट आने के बाद में क्या करेगी? लाइट थोड़ी सी बैंड हो जाएगी। ठीक है। लेकिन लाइट को जाना चाहिए था सीधे। ठीक है। लेकिन लाइट क्या कर गई? बैंड कर गई। तो ये लाइट थोड़ी सी डेविएट होती है अपने पास से। इसी को बोला जाता है डेविएशन, जो अपने पास से भटकती है। ठीक है। अब इसको हम समझते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। ये बताइए, इतनी बात समझ में आई? जी। यस सर। ठीक है। इसको आप चेक एक तरीके से और कर सकते हो कि आप, मैं तो अक्सर 10th क्लास के बच्चों को जब ये चीज पढ़ाता हूँ तो यही करता हूँ। एक गिलास में पानी भरता हूँ, और पानी भरने के बाद में इसमें उनका पेन या पेंसिल डिप करा देता हूँ। तो उसमें दिखता है कि पेंसिल जब ऐसा करके डालोगे आप, तो देखिएगा पेंसिल आपकी ऐसे करके टेढ़ी हो रही है थोड़ी सी। आप चेक कर सकते हैं। पेंसिल टेढ़ी नहीं होगी, बाहर से देखना पड़ेगा आपको, सामने से। पेंसिल टेढ़ी नहीं होती, बस क्या होता है कि आप जब ऊपर देखते हैं तो आपका मीडियम होता है एयर। जब आप इसमें देखते हैं तो आपका मीडियम होता है वाटर। तो दोनों मीडियम में जो आपकी आंखों तक लाइट आ रही है टकरा कर इस, वो अलग अलग पाथ को ट्रेवल कर कर आएगी। इसीलिए आपको उस पेन का जो शेप ऐसा दिखना चाहिए था, बिल्कुल स्ट्रेट। वो स्ट्रेट ना दिखकर थोड़ा सा बैंड दिखेगा। तो ये बैंडिंग के बारे में भी हम आगे बात करेंगे। उससे पहले हम समझ लेते हैं रिफ्रैक्शन होता क्या है। तो उसके लिए हम पढ़ेंगे अपना अगला टॉपिक, जिसका नाम है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। यहाँ तो समझ में आ रही है रेहान बात? जी, आ रही है समझ। ये बहुत सिंपल है। और सिंपल सिंपली ये चैप्टर बढ़ता रहेगा, बीच बीच में कुछ कुछ चीजें आपकी इंट्रोड्यूस होती रहेंगी। और जैसे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के दो लॉ थे, जैसे रिफ्रैक्शन के भी दो लॉज हैं। पहला लॉ मंतशा बताएंगे। फिर इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड आप रे, पूरा लिख दे लीजिएगा, आर मैं लाइट। यहाँ पर लिखूंगा इंसिडेंट रे, कॉमा, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल। सही बताया आपने बिल्कुल। आर लाई ऑन द सेम प्लेन। सेम प्लेन। ये चीज कई बार बच्चों की समझ में नहीं आती है, वो मैं बता देता हूँ। होता क्या है यहाँ पर? आपके पास ये एक प्लेन है। प्लेन बेसिकली यहाँ बोलेंगे किसको? प्लेन वो लाइन है जो डिफरेंशिएट करती है दो अलग अलग मीडियम के अंदर। तो डिफरेंशिएट, ऐसा नहीं है कि ये लाइन होती है, दिखती नहीं है। डिफरेंशिएट बिटवीन द टू फेज कह लो या मीडियम कह लो। ऊपर आपके पास कोई एक मीडियम है, नीचे आपके पास कोई एक मीडियम है। अब आप क्या कर रहे हैं? इन दोनों मीडियम से लाइट को पास करा रहे हैं वन बाई वन। तो क्या होगा? एक यहाँ नॉर्मल बना लो। लाइट आपकी आएगी यहां से। ये लाइट आ रही है,
इसको बोलेंगे इंसिडेंट रे। रिफ्लेक्शन में भी इसको यही बोलते थे, एन फॉर नॉर्मल। और ध्यान रखिएगा, नॉर्मल हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर इमेजरी लाइन होती है। अभी लाइन को सीधे जाना चाहिए था, लेकिन ये क्या करेगी, थोड़ी सी बैंट कर गई। बैंट करने के बाद जो ये टकरा, फेस चेंज के बाद जो लाइन आई है, इसको बोलेंगे रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है। तो ऊपर जैसे दो एंगल बन रहे थे, एक एंगल यहाँ बनेगा नॉर्मल और इंसिडेंट के बीच में आई, और एक एंगल बनेगा यहाँ पर आर। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में एंगल आई एंगल आर के बराबर होता था, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। यहाँ लॉ दूसरा है। उससे पहले समझते हैं सेम प्लेन का क्या मतलब है। सेम प्लेन का मतलब ये है कि आपका ये प्लेन है, मान लो प्लेन नंबर 2। इसके ऊपर आपने लाइट गिराई, ये लाइट आई, इंसिडेंट रे। क्या आप लोग लीव कर गए थे क्या? सर मैं तो इधर हूँ। मंतशा आप लीव कर गई थी क्या? ये सिर्फ सामने। कि, किसका, क्या बता रहा था मतलब? आपकी बताते रिफ्लेक्टेड रे। क्या बता रहा था? सर आप रिफ्लेक्टेड रे ड्रॉ कर रहे थे। अच्छा अच्छा, यहीं पे था मतलब। ठीक है ठीक है, मुझे लगा कुछ ज्यादा छूट गया। कुछ और भी कर रहे हो रेहान आप क्या? क्या सर? कुछ और भी कर रहे हैं आप? नहीं, ये कीपैड पे कुछ लग गया तो मैं उसको ही साफ कर रहा हूँ। अच्छा देखो, सेम प्लेन का मतलब ये था कि लाइट आई यहाँ पर, नॉर्मल यहाँ था, लेकिन लाइट निकले यहाँ से। ऐसा नहीं होगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऐसा पॉसिबल एक जगह होगा, वो डिफरेंट तरीका है कि आप लाइट डालो कहीं से और निकले कहीं और से। तो वो एक अलग फिनोमिना है। रिफ्रैक्शन के लिए हम इस फिनोमिना को फॉलो नहीं करेंगे। ठीक है। पहला लॉ समझ में आ गया रिफ्रैक्शन का, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन का फर्स्ट लॉ। जी। अब आते हैं सेकंड लॉ पर। सेकंड लॉ कहता है द रेशो ऑफ द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर ऑलवेज कांस्टेंट। ठीक है। ये क्या है मैं बता देता हूँ। ये आपका प्लेन था, ये आपका नॉर्मल था, ये आपकी इंसिडेंट रे आई, और ये इंसिडेंट रे आपकी इधर की तरफ बैंड नहीं कर रही है, इसको बैंड कराओ भाई। ये बैंड कर गई इधर की तरफ। ये आपकी इंसिडेंट रे, ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे, ये आपका एंगल आई, और ये आपका एंगल आर। सर वो आपने क्या लिखा है, एंगल ऑफ फ्रैक्शन या रिफ्रैक्शन? रिफ्रैक्शन लिखना चाह रहा था, रिफ्रैक्शन। तो ये जो एंगल आई है, ये होता है आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, पहले की तरह एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये जो एंगल आर है, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन।
ठीक है, तो ये लॉ क्या कहता है, लॉ समझ लीजिए। ये सब बातें तो बाद में काम में आएंगी। लॉ बोलता है कि अगर आप साइन ऑफ एंगल आई अपॉन साइन ऑफ एंगल आर का रेशियो लेंगे तो वो हमेशा कैसा आएगा, इट इज ऑलवेज कांस्टेंट। ठीक है, जी। ये यहाँ पर कुछ समझ में ऐसे आएगा नहीं, तो उसके लिए हम एक छोटा सा टॉपिक और पढ़ते हैं। ठीक है, ताकि ये समझ में आए हमारे कि ये लॉ क्या कहना चाह रहा है। बेसिकली ये लॉ जो भी कुछ कहता है उससे कई सारी चीजें डिफाइंड होती हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये लॉ समझा देता हूँ कि लॉ का क्या मतलब है। आपको पता है मंतज का क्या मतलब होता है इसका, कांस्टेंट का? कांस्टेंट तो आप तभी कंपेयर करोगे ना आपके पास इससे ज्यादा मीडियम हो। क्यों भाई? हेलो। तो जी से देखो, ये लॉ, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स की वजह से। वो तो ठीक है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, मेरे कहने का ये मतलब है कि ये कांस्टेंट किस रेफरेंस में है, क्या मतलब है उसका कांस्टेंट होने का। मेरा ये कहने का मतलब, लाइक आप एक काम करो, आप एक डायग्राम बना लो यहाँ पर, या मैं लिखता हूँ छोटी सी हेडिंग, रिफ्रैक्शन थ्रू मल्टीपल मीडियम। आप रिफ्रैक्शन करने वाले हो डिफरेंट डिफरेंट मीडियम्स के थ्रू, तो मैं क्या करता हूँ, अलग अलग मीडियम को बनाता हूँ। देखो ये है मीडियम नंबर वन, तो वन तो मीडियम कभी नहीं होगा, उससे ऊपर पहले से मीडियम ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, तो वो मीडियम नंबर टू हो जाएगा। उसके नीचे एक और मीडियम है, मीडियम नंबर टू। इसके नीचे एक और मीडियम है, मीडियम नंबर थ्री। ठीक है, अब क्या होगा, आपके पास सबसे पहले है एयर, उसके बाद आपके पास है वाटर, वाटर के बाद आपके पास है ग्लास, उसके बाद मान लो आपके पास है डायमंड, और फिर से आपके पास है एयर। तो अब आप लाइट भेजिए, ये लाइट आई, लाइट को सीधे जाना चाहिए था, लेकिन लाइट थोड़ी सी बैंड कर जाएगी, फिर थोड़ी और बैंड कर जाएगी, फिर थोड़ी और बैंड कर जाएगी, और लास्ट में लाइट करेगी बाहर की तरफ बैंड। अब ये बेंडिंग कैसे होगी इसको हम पढ़ेंगे बाद में। अभी आप सिर्फ यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट समझिएगा जो मैं बता रहा हूँ। देखो यहाँ एक नॉर्मल अलग आएगा, यहाँ एक नॉर्मल अलग आएगा, यहाँ एक नॉर्मल अलग, और यहाँ एक नॉर्मल अलग। तो यहाँ होगा क्या, यहाँ एंगल आई बनेगा आपका, यहाँ बनेगा एंगल आर वन, यहाँ बनेगा आर टू, यहाँ बनेगा आर थ्री, अच्छा आर वन आर टू मत लीजिएगा, एक काम कीजिए, आई, आई वन, आई टू, आई थ्री। यह एंगल जो बनता है उसको ई बोलते हैं। ई मान लीजिएगा, होता क्या है बताऊंगा बाद में, ये आर वन या आर टू या आर थ्री। तो देखो, आप सबसे पहले सेकंड लॉ लगाइए इसके ऊपर, एयर से जब वाटर में जाती है, एयर से लाइट जा रही है किसमें, वाटर में, सेकंड लॉ अप्लाई करोगे तो क्या लिखोगे, आप लिखोगे साइन आई अपॉन साइन आर वन, ये किसके बराबर होगा, किसी कांस्टेंट के। अब आप वाटर से ग्लास में जाओ, कहाँ जा रहे हो आप, लाइट को लेकर वाटर से ग्लास में, तो इसको अप्लाई करोगे तो क्या लिखोगे, साइन आई वन अपॉन साइन
R2। देखो इस वाले हिस्से की बात कर रहा हूँ, ये वाले की। इसकी बात पहले कर ली, साइन I1 और साइन R2। ये भी किसके बराबर होगा, के। ये के जो है वो यही के है। अब आप ग्लास से जा रहे हैं डायमंड में, तो ये होगा साइन I2 अपॉन साइन R3। ये भी किसके बराबर होगा, एक कांस्टेंट के। इसी तरह आप फाइनली जाओगे डायमंड से किसमें, एयर में। तो यहाँ पर आएगा साइन I3 अपॉन साइन E। ये भी हो जाएगा के बराबर। कितनी बातें क्लियर है आपको, जी। दोनों लोगों के समझ में आ रही है ना ये वाली बात। यस। देखो, जो आपने सेकंड लॉ यस लिखा सर। है, जो सेकंड लॉ लिखा है इसका एक और नाम होता है, इसको हम बोलते हैं स्नेल्स लॉ। ठीक है। जी, जो जो रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल, तो स्नेल्स लॉ है। जी जी यही है। इसी को स्नेल्स लॉ और सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं, रिफ्रैक्शन। अब आते हैं हम अपनी अगली हेडिंग पर, जो मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है इसको आप बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कभी नाम सुना है इसका, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का? जी। कहाँ पे सुना है? याद नहीं है। मैं बताता हूँ, नहीं सुना होगा आपने। देखो, जब भी आप कोई ग्लास खरीदने जाओगे, मिरर, ग्लास खरीदने, या मिरर खरीदने, गाड़ियों के जो ग्लासेस होते हैं या मिरर होते हैं वो खरीदने, या कभी आप जाओ डायमंड खरीदने, और डायमंड जैसे कई सारे पत्थर होते हैं, सैफायर। बेसिकली सफायर रिफ्रैक्शन पे काम नहीं करता, डायमंड तक ही ठीक है। जब भी आप ये खरीदने जाओगे ना, ग्लास, मिरर, डायमंड, तो इन सब में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट होगी, और वो होगी इनकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्यों होगी, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है ये आपको वैल्यूज के बारे में बताता है। आप देखना, आपकी जितनी ज्यादा इनहांस्ड वैल्यू होगी उतना ही अच्छा आपका रिफ्रैक्शन होगा। अगर देखा जाए, डायमंड की बात की जाए, तो डायमंड की और एयर की बात की जाए, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक वैल्यू होती है, इसको आप म्यू से दिखाते हैं। कुछ लोग तो म्यू से दिखाते हैं और कुछ लोग दिखाते हैं न्यू, नीटा या NU, न्यू से। तो आप कैसे भी दिखा सकते हैं, चाहे ऐसे चाहे ऐसे। मैं ऐसे दिखाऊंगा। डायमंड का अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप देखोगे तो वो 2.43 के आसपास होता है, और अगर आप एयर का देखोगे तो ये 1 होता है। तो ये वैल्यू बेसिकली होती क्या है, हम इसको देख रहे हैं, और इसको समझना है हमें कि ये क्या बताती है। तो इसको ही समझिए और लिखिए। जैसे कि सबसे पहली चीज, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन क्या होनी चाहिए। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो बताता है हमें, वो सिंपली बताता है आपको वेलोसिटी के बारे में, वेलोसिटी ऑफ लाइट, या आप कह सकते हैं स्पीड। जैसे कि आपके पास मीडियम है एक, एयर, और दूसरा मीडियम है आपके पास वाटर। आप खुद सोचो, लाइट की जगह आप आ रहे हो और एयर के मॉलिक्यूल्स मिल रहे हैं आपको ऐसे,
क्योंकि एयर गैसियस फॉर्म में होती है और उसके पार्टिकल थोड़े गैप से होते हैं। लेकिन वाटर की अगर बात करूं, तो उसके मॉलिक्यूल थोड़े से कॉम्पैक्ट होते हैं। कल पता है, मैं कल गया था हिमालय, और हम लोग ले गए थे चिप्स के पैकेट्स, बिस्किट्स के पैकेट्स। वहां ठंड बहुत थी, तो मैं दिमाग लगा रहा था। मैं सोच रहा था कि यार, ठंड है तो टेम्परेचर कम हो गया। टेम्परेचर कम होने पर गैस एक्सपैंड कर जाती है, नहीं, गैस कॉम्पैक्ट कर जाती है, गैसियस पार्टिकल करीब करीब आ जाता है। लेकिन मेरे चिप्स के पैकेट जो है ये बड़े क्यों हो रहे हैं, फूल क्यों रहे हैं? बहुत ज्यादा फूल रहे थे वो। इनफैक्ट अगर हम उनको एक पीक पर नहीं फाड़ते ना, मतलब मैं गया था कल 11,000 फीट ऊपर जमीन से। ठीक है, वहां पर स्नो 2 दिन पहले हुई थी, स्नो नहीं हो रही थी। लेकिन हमारे इर्द गिर्द जो पहाड़ थे वो दिखते हैं पास में है, लेकिन वो बहुत दूर थे। शायद देखो, ये जो ऐसा बॉर्डर है ना यहाँ पर, तो हम लोग थे उत्तराखंड के अंदर। इस बॉर्डर को क्रॉस करके ये जो हिल्स थी यहाँ पर, यहाँ नेपाल लग जाता है। तो यहाँ जो ये हिल्स थे, मैंने यहाँ पर एक चीज देखी कि मेरे चिप्स के पैकेट जो है वो काफी ज्यादा फूल गए अपने आप से। अब मेरे जहन में तब नहीं आया, लेकिन बाद में मेरे समझ में आया कि जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं ना, तो हाँ विरल, पंकज आ रहा हूँ, 5 मिनट में आ रहा हूँ। जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे, यहाँ तो एयर मॉलिक्यूल्स या एयर ज्यादा होती है, ऊपर एयर कम हो जाती है, पार्टिकल कम हो जाते हैं इसके, साइज कम नहीं होता, बेसिकली मॉलिक्यूल ही कम हो जाते हैं। इस वजह से जो प्रेशर है पैकेट के अंदर वो तो उतना ही है, लेकिन बाहर का प्रेशर ज्यादा हो गया, तो वो बाहर आ जाते हैं निकल करके। सेम चीज जो माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई वगैरह करते हैं ना, उनकी तबीयत बहुत खराब हो जाती है। वहां पर मेन जो रीजन रहता है वो प्रेशर ही रहता है। लोगों की नाक से ब्लड आ जाना, बॉडी वॉडी प्रॉपर काम नहीं करती, मेरी भी नहीं कर रही थी। मेरे ना सर में दर्द होने लगा था बहुत भयंकर, अजीब ही। और मुझे लग रहा था कि मेरी नाक से कुछ बार बार आ सकता है, तो सांस में भी दिक्कत हो रही थी। लेकिन एडवेंचरस था, व्यूज बहुत अच्छे थे, तो काफी वर्थ इट रहा मेरे लिए जाना। हम आ जाते हैं टॉपिक पर वापस। एयर मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे थे, यहाँ कम है और यहाँ ज्यादा है। तो लाइट अगर आप डालोगे यहाँ पर, तो क्या होगा? लाइट इस वाले हिस्से में इजीली मूव कर पाएगी, लेकिन इसमें लाइट को मूव करने के लिए थोड़ी दुश्वारियां आएंगी। यहाँ जो स्पीड होगी लाइट की वो अलग होगी, उसको बोलेंगे V1। और नीचे जो स्पीड होगी लाइट की उसको बोलेंगे V2। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होती है, उसकी डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। द स्पीड ऑफ लाइट इन वन मीडियम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन अनदर मीडियम। ये हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? बेसिकली इसका फॉर्मूला हम लिखते हैं म्यू से, और म्यू बराबर होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वन मीडियम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन। ये फॉर्मूले काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं अनदर मीडियम। अगर आप अपनी बुक देखोगे तो उसमें पेपर में भी हो सकता है आपको इससे रिगार्डिंग कुछ चीजें मिले। तो स्पीड ऑफ लाइट इन वन मीडियम जो होती है वो होती है V1, और सेकंड मीडियम जो होती है वो होती है V2। तो अगर फॉर्मूला लिखोगे तो म्यू बराबर हो जाता है V1 अपॉन V2। ठीक है।
अब लाइट अगर आप देखोगे तो लाइट आती है वैक्यूम से। वैक्यूम से लाइट आती है, जिसमें स्पीड ऑफ लाइट जो होती है वो सी होती है, अप्रोक्सीमेटली 2.98 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और वैक्यूम से मान लो वो आ रही है एयर में, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता एयर में आने के बाद, तो स्पीड ऑफ लाइट आपकी उतनी ही रहती है, 2.98 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसीलिए म्यू की अगर बात करोगे आप, तो वो आएगा C/C, यानी कि 1। कब? जब आप कहाँ से कहाँ आ रहे हो? आप आ रहे हो वैक्यूम से एयर में। क्लियर है? जी। अब देखो एक दो बातें और बताता हूँ। कुछ कह रही हैं मंतशा, समझ में आ रहा है? यस सर। आपने लिखा स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ होता है, जो कांस्टेंट होता है वो म्यू ही होता है उसमें, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही होती है। उसको आप लिखते हैं sin I/sin R से। तो एक फार्मूला तो म्यू निकालने का ये होता है, और एक फार्मूला होता है आपका V1/V2। ठीक है? तो यहाँ पर स्नेल्स लॉ ऐसे नहीं बोलते हो, स्नेल्स लॉ को एक अलग तरीके से डिफाइन करते हैं। और इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को कंपेयर कर लेते हैं। वो हो जाता है V1/V2 इज इक्वल टू sin I/sin R। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाता है V2/sin I, V1/sin R। एक तो ऐसे लिखते हैं, एक और तरीका है लिखने का, वो मैं आपको बताऊंगा कल। ये बताइए यहाँ तक चीज समझ में आई आपके?